Good morning everyone. I am Ram Bhatt, Junior Associate, State Bank of India. So in this video, I will tell you how I cleared IBPS 2019 and SBI 2020. Presently, I am working as a Junior Associate in the State Bank of India. और आज सेकंड सैटरडे है तो आज मैं अपने घर पर आया हूँ। 100 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है तो आज मैं घर पर आया हूँ और सबसे पहला काम आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि SBI 2021 अब जल्दी ही आने वाला है और IBPS क्लर्क का भी जल्दी से ही एग्ज़ाम है। तो कैसे क्लियर करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्री क्लियर करने के साथ साथ मेंस को कैसे क्लियर करना है हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटी सी छोटी बारीकियों को ध्यान से बताऊंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैसे शुरू करेंगे और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट है, आपका कई बार प्री निकल रहा है तो मेंस में आप फेल हो रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि अगर कोई नया बच्चा है जिसको तैयारी करनी है और वो प्री अभी उसका क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। सबसे पहले प्री के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और रीजनिंग आता है। मैथ्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्री निकालने में आपके स्पीड की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रीजनिंग से। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स में सबसे पहले तो आप अपना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। हो सकता है आपको रीजनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो या हो सकता है आपको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, यानी जिसमें आप ज़्यादा काबिल हो। ये चीज़ सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए और जब एक बार आप ये क्लियर कर लेंगे कि आपके लिए मैथ्स में ज़्यादा आसानी है या रीजनिंग में ज़्यादा आसानी है तो उसको इतना मजबूत बनाइए, इतना ज़्यादा मजबूत बना लीजिए कि किसी भी प्री एग्जामिनेशन में चाहे आप घर पे मॉक टेस्ट भी क्यों ना दे रहे हों, उस सब्जेक्ट में 35 आउट ऑफ 35 नंबर जरूर आए। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो रीजनिंग मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए रीजनिंग ही एक बेस्ट सब्जेक्ट होता है। तो मैं रीजनिंग के हर प्री के एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था आराम से विद इन 18 मिनट। 20 मिनट का समय होता है, मैं 17 to 18 मिनट 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था क्योंकि मैंने रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। तो आपको भी सेम करना है। रीजनिंग में क्या करना है, देखो 4 पजल आते हैं, फिर सिलॉक्स आता है, इनइक्वालिटी आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। ये सब मिलके आपका 35 क्वेश्चंस रीजनिंग का बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम दिन में 2 घंटे आपको रीजनिंग पे देने हैं, आपको पजल्स लगाने हैं। ठीक है, आपको रीजनिंग में पजल्स लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए, तरीका सीख लीजिए कैसे पजल्स लगते हैं। और अगर नहीं ऑनलाइन पढ़ पाते हैं तो ऑफलाइन कहीं जाके आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे आप ये सीख सकते हैं कि पजल्स और बाकी चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कम से कम दिन में आपको 2 घंटा पजल्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सवाल आता है कि पजल्स आपके कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, ग्रेडअप है और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, स्मार्ट कीड़ा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिए और दिन में 2 घंटा आपको रीजनिंग को देना है जिससे कि आपका रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। सबसे ज़्यादा पजल लगाना है क्योंकि पजल ही पूरे रीजनिंग की जान है बैंकिंग इंडस्ट्री में। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पजल लगाइए, टाइम अलॉट करके लगाइए। एक पजल को 3 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए तो ये एम करके चलिए कि मुझे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन करने हैं। ये रीजनिंग का आपका पूरा तैयारी है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में इतना करिए। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में 10-12 चैप्टर आते हैं। बैंकिंग में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, एज, ये सब आते हैं। फिर आपके और बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मैन, वर्क टाइम, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप या तो कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके या फिर कहीं भी ऑनलाइन पढ़ के आप अर्थमेटिक को क्लियर कीजिए। 2 बढ़िया बुक मैं आपको बता रहा हूँ, एक SD यादव की बुक आती है और एक RS अग्रवाल की बुक आती है जिसमें हर एक चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चंस दिए हैं, 300 क्वेश्चंस दिए हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। तो आप क्या करें, SD यादव या RS अग्रवाल में से कोई एक बुक ले लें और उसको बढ़िया से सॉल्व करें, कम से कम 3 से 4 बार। इतना करने में आपको 6 महीना 7 महीना लगेंगे ही। और जब आप अर्थमेटिक के, मैंने भी सेम एजिट किया था, और जब आप अर्थमेटिक के 12 चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपका लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हो, पर लगभग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आ जाते हैं। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं
तब अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि रियल में प्री क्यों नहीं निकलता है। होता क्या है कि किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ साल भर अर्थमेटिक पढ़ाया जाता है, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरह की चीज़ें पढ़ाती हैं। इतने स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, और जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो प्री एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चंस में से मैथ के मात्र 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के। और उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में, क्योंकि साल भर तो आपने अर्थमेटिक पे प्रैक्टिस किया है, तो आपको एक गुरूर हो जाता है कि मैं इसमें बहुत बढ़िया हूँ या मैंने साल भर अर्थमेटिक पे दिया है। और जब आप प्री एग्जामिनेशन में बैठते हो तो जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व तो कर लेते हो, पर आपको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। और आपको पता है कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं मैथ्स में, तो रेशियो क्या होना चाहिए, लगभग 1 मिनट में 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इस रेशियो से आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दे देते हो और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो जो अर्थमेटिक है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है, DI क्लियर करने के लिए है, मेंस क्लियर करने के लिए है, ना कि प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए है। ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मी, आपको प्री एग्जामिनेशन में अगर आपने रीजनिंग अपना बेस्ट सब्जेक्ट चुन लिया है तो आपको प्री एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम कहाँ आपको लगाना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 5 नंबर आपके सिंप्लीफिकेशन आने ही आने हैं, क्लर्क हो चाहे PO हो। PO में चांसेस थोड़े कम हैं, पर क्लर्क में तो आते ही आते हैं। 5 सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। 5 सिंप्लीफिकेशन आते हैं, 5 नंबर सीरीज होते हैं, 5 क्वाड्रेटिक होते हैं, 15 नंबर ये, और 10 नंबर की DI होती है जो कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एज, इन सब पर डिपेंडेंट होती है, रेशियो पर डिपेंडेंट होती है। तो क्योंकि आपने इन चैप्टर्स के बेसिक क्लियर कर लिए हैं तो आपके 20 मिनट में 25 क्वेश्चंस आराम से कैरी हो सकते हैं। आप अर्थमेटिक को बिना छोड़े हुए 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर आपने रीजनिंग में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लिया और आपने मैथमेटिक्स में 5 नंबर सीरीज से ले लिया, 5 सिंप्लीफिकेशन कैरी कर लिया, 5 क्वाड्रेटिक कर लिया और 10 DI कर ली, 25 नंबर आपने कैरी कर लिया, तो 35 और 25 60 नंबर आपने यहीं से क्लियर कर लिया। और मैथ्स रीजनिंग में मैं 100% एक्यूरेसी की डिमांड करता हूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहां पे 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत ना हो, 95% एक्यूरेसी रहे। तो 60 नंबर आपके यहाँ से आराम से कैरी हो सकते हैं। आपको अर्थमेटिक को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। 90% बच्चे जो फेल होते हैं वो इन्हीं वजहों से होते हैं, क्योंकि जब उनके सामने कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन ओपन होता है वो उसको सॉल्व करने लगते हैं, 2-3 मिनट उस पर वेस्ट करते हैं और वो एग्जाम में से बाहर हो जाते हैं। तो जब आपको पता है कि आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए ले सकते हो, तो फिर काहे का टाइम वेस्ट करना। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूंगा। ये हुआ मैथ्स के लिए, ये हुआ रीजनिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 2 घंटा रीजनिंग पढ़ो, 2 घंटा मैथ पढ़ो, 4 घंटा यहाँ से पढ़ो ही पढ़ो। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश कैसे क्लियर करें। तो इंग्लिश को क्लियर करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे होगे, ग्रामर रूल्स पढ़ रहे होगे, ग्रामर रूल्स आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, उनको पढ़िए, बेशक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। पर दिक्कत आपके साथ क्या है, दिक्कत आपके साथ ये है कि ग्रामर रूल्स आप रट तो लेते हो, आपको रटा दिया गया कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद वो आता है, मगर उसको रटने के बाद आप उसके क्विजेस को सॉल्व नहीं करते हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो, सिर्फ रट लेते हो कि कहाँ आर लगना है, कहाँ इज लगना है, पर आप उसको सॉल्व नहीं करते हो। सोचो, अगर एक SI चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट अगर तुम मैथ्स में पढ़ते हो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट मैथ्स में पढ़ते हो और जब तक उस पर 200 क्वेश्चन ना लगाओ, क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होगा। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले रट लेने से आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होगा। जब तक आप उस पर 200 क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर नहीं होगा। सेम एज इट इंग्लिश के साथ होता है। इंग्लिश के ग्रामर्स रूल टीचर्स आपको रटा देते हैं, आप बढ़िया से रट लेते हो, पर ऐसी कोई बुक नहीं आप लेते हो जिससे प्रैक्टिस करो। तो अगर ग्रामर रूल्स आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो सबसे पहले तो कोई एक ऐसी बुक खरीद के लाओ जिस पे आप कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करो, 150 से 200। एक नाउन से आप 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोनाउन से 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके कहीं आपका ग्रामर रूल रटने का फ़ायदा है, नहीं तो ग्रामर रूल रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ग्रामर रूल आप याद करते रहिए, अच्छी बात है। जो बैंकिंग की जो इंग्लिश आती है वो सेंस बेस्ड इंग्लिश ज़्यादातर होती है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हो, आप इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल पढ़ सकते हो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो। कोई भी एडिटोरियल आप डेली हैबिट पे पढ़ना शुरू कर दो।
ये सबसे अच्छी और सबसे सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी वो कैब आते हैं वो लेटेस्ट एडिटोरियल से आते हैं। ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ के जाओगे, 2 दिन पहले का आप एडिटोरियल पढ़ के जाओगे, बैंकिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप इंग्लिश ग्रामर रूल याद करते हैं, करते रहिए। उसके अलावा आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए एडिटोरियल, और एडिटोरियल के साथ जो वोकैब होता है उसको नोट डाउन करिए और उसको याद करिए। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो किसी दोस्त के साथ पढ़िए, 2 लोग मिल के साथ में पढ़िए, या फिर किसी ऑनलाइन एजुकेटर को फॉलो करिए जो डेली एडिटोरियल पढ़ाते हैं। ये आपकी प्री की स्ट्रेटजी होती है। इतना आप करने लगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर ये सब आप पहले से कर चुके हो सकते हो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो ये सब चीज़ें करते होंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर चुके हो, मैथ्स में सब कुछ क्लियर है, एक रीजनिंग भी सब कुछ अच्छा प्रैक्टिस है, तो आप क्या करो, दिन में सुबह शाम 2-2 मॉक टेस्ट दो। एक मॉर्निंग में मॉक टेस्ट दो, एक इवनिंग में मॉक टेस्ट दो। पर हाँ, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, कभी भी एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो मत करना। एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करने का सबसे बड़ा लॉस ये है कि आप उस टेस्ट सीरीज से हैबिचुएट हो जाते हो, और आप क्या है ना, आप उसमें बार बार अच्छा परफॉर्म करते हो, जबकि आप रियल एग्जाम में जाते हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो आप 2-3 टेस्ट सीरीज लो, थोड़ा पैसा आपका लगेगा, कोई बात नहीं, जॉब लेनी है यार, इतना तो करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत पैसे आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो कल को आप अच्छी सैलरी पाओगे, गवर्नमेंट जॉब पाओगे। तो आप 2-3 टेस्ट सीरीज लो, टेक्स्ट बुक ले लो, अड्डा ले लो, ग्रेडअप ले सकते हो, स्मार्ट किरा ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक ले सकते हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। देखिए आप लोग, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने मन से उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो। मैं अपनी बात करूं, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने फॉलो किया आप वही टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे तो आप सिलेक्शन लोगे। मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था। मैं टेक्स्ट बुक भी देता था, मैं अड्डा भी देता था, मैं ग्रेडअप भी देता था, और कभी कभार मैं स्मार्ट कीड़ा भी दे लेता था। तो जहाँ से मुझे क्वेश्चन से मुझे मतलब था मैं देता जाता था। मैं अपने आप को वैरायटीज से गुजारता था कि जितनी ज़्यादा डिफरेंट दिक्कत हो गई, सपोज करो कि आज आपने अड्डा का मॉक दिया, अचानक आपने टेक्स्ट बुक का दिया, तो प्लेटफॉर्म तुरंत चेंज हो गया, क्वेश्चंस का लेवल तुरंत चेंज हो गया, तुरंत सारे फिगर्स चेंज हो गए। ऐसे ही एग्जाम में होता है, आप प्रिपेयर किसी और चीज़ के लिए होते हो और चीज़ें कुछ और आ जाती हैं, और फिर नई चीज़ें को आप फेस नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ कि जो हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहे। किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी किसी तरीके के क्वेश्चन आए, सबको फेस करने की हिम्मत लाओ। और ये तभी होगा जब आप 1-2 टेस्ट सीरीज से फॉलो करोगे, 1-2 टेस्ट सीरीज से आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ किसी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल था और वहाँ का लेवल मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, तो मैं टेक्स्ट बुक ज़्यादातर दिया करता था। हालांकि बाकी सारे टेस्ट सीरीज़, कुछ मेरे दोस्त थे जो टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किए थे, तो हम लोग अदल बदल के टेस्ट दिया करते थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, 2-3 टेस्ट सीरीज़ आप खरीद लो, या फिर दोस्तों से अलग अलग खरीदवा लो, आपस में आईडी एक्सचेंज करके भी आप दे सकते हो मॉक टेस्ट। ठीक है, तो प्री का मॉक टेस्ट आपको मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम देना है। अब सवाल आता है कि सर प्री की स्ट्रेटजी आपने बता दी, हमको एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ 2021 क्लियर करना है, तो आप बताइए कि प्री के साथ साथ मेंस कैसे क्लियर करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, अब बात आ रही है मेंस की। जितने भी लोग प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं, अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है मेंस के लिए कि आपको क्या करनी है। जब आप प्री की तैयारी करते रहते हो, तो अगर आप एकदम बिगिनर नहीं हो, अगर आपको 1-2 साल हो चुका है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, डेली बेसिस पे करंट नोट करने का हैबिट ज़रूर डालिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करंट नोट नहीं करते हैं, सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं, सोचते हैं जिस दिन प्री निकल जाएगा उस दिन हम 30 मार खान हो जाएंगे, बस मेरा प्री निकल जाए, मेंस तो मेरा तैयार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डेली बेसिस पे सुबह उठते उठते सबसे पहले ये काम करना है। जहाँ से भी आपको करंट अफेयर नोट करना पसंद हो वहाँ से नोट कीजिए। आप अड्डा 247 को फॉलो कर सकते हैं, आप ग्रेडअप को भी फॉलो कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, आप अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो कर सकते हैं। लिखने की हैबिट से ये होता है कि आपको लिखते लिखते चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, आप उन चीज़ों में डीप एनालिसिस करते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर मेरे पास तो ग्रेडअप है ही, उसमें तो लिखा लिखाया आता ही है, सर मेरे पास तो अड्डा 247 है, उसमें तो लिखा लिखाया आता है। पर नहीं, उस पूरे लिखे लिखाए को आपको शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में अपनी कॉपी में लिखना होता है समझ के। तो ये हैबिट डेवलप करो
और इसके अलावा सुबह आप जब नोट कर रहे हो किसी एप्लीकेशन से, इसके अलावा किसी एक यूट्यूब टीचर को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वो भी लोग जैसे आप लिखते हो खुद से और फिर किसी टीचर से सुनते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप यूट्यूब पे नेक्स्ट एग्ज़ाम, क्रैक एग्ज़ाम, स्टडी IQ, आशीष सर अड्डा 247 वाले और कपिल कातपाल सर भी पढ़ाते हैं, जो डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट में ऐसे कोई भी टीचर जो हर दिन का करंट लिखाते हैं उनको सुना करिए और उनका भी नोट डाउन किया करिए, ठीक है। तो ऐसे आपका करंट अफेयर डेली बेसिस पे तैयार होता रहेगा। और जब वीकेंड हुआ करे, जब संडे आए, तो उस दिन 7 दिन के पूरे करंट अफेयर को अपने नोट से पढ़ा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से याद किया करिए, ऐसा सोच के याद किया करिए कि आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिन में है। तो वीकेंड टू वीकेंड आप चीज़ों को दोहराते रहेंगे, तो जब किसी दिन आपका प्री एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आप सदमे में नहीं आएंगे कि अब क्या किया जाए, हमको साल भर का तैयार करना है। जी नहीं, आप लगातार चीज़ों को नोट कर रहे हो, डेली बेसिस पे करंट पढ़ रहे हो, वीकेंड टू वीकेंड रिवाइज कर रहे हो, तो कहीं हद तक आपका 50% करंट अफेयर्स खुद ब खुद तैयार होते जाता है, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर्स में करना है। जिस दिन आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, उसी दिन से क्लियर ना हो जाए, जिस दिन आप प्री एग्ज़ाम दे के आइए और आपको अब ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लग रहा है चाहे नहीं लग रहा हो, उसी दिन से आप मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया करिए। सपोज़ करो कि आज अगर 15 तारीख है, 13 तारीख है और आप एक आज प्री का एग्जामिनेशन दे के आए हो, आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद क्लियर हो जाए, या फिर आप थोड़ा डाउट में भी हो और एक आध प्री आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो फिर आप क्या किया करिए, आज से ही करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दिया करिए और मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया करिए। मेंस का मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब प्री एग्ज़ामिनेशन लोग दे के आते हैं तो पहली बात तो 15 दिन वो लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, और जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो चीज़ें करता रहता है, वो मेंस का मॉक टेस्ट देता है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं प्री एग्ज़ामिनेशन की डेट आने से पहले ही मेंस की मॉक टेस्ट देता था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था खुद पर कि क्यों नहीं निकलेगा, जब प्री एग्ज़ामिनेशन 1-2 बार निकला है तो आगे भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। तो आपको भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहना है और मेंस का मॉक टेस्ट जिस दिन आप प्री एग्ज़ाम दे के आओ उसी दिन से देना शुरू कर देना है और उसी दिन से करंट अफेयर्स तैयार करना शुरू कर देना है। जिस दिन प्री का एग्ज़ाम, देखो मैं बता दूं, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी बेकार नहीं जाती है। सपोज़ करो कि आपने SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, प्री एग्जामिनेशन, आपने उसी दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर दी, 15 दिन बाद रिजल्ट आया और आपका प्री नहीं क्लियर हुआ, तो आपको लगता है कि 15 दिन जो मैंने मेहनत किया वो बेकार चला गया। जी नहीं, ये धीरे धीरे जो मेहनत होती है ना वो आपको अनुभवी बनाती है, वही चीज़ें आपकी काम करती है। ये प्री नहीं क्लियर हुआ, फिर जब कोई दूसरा प्री क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे आप सिलेक्शन ले लेते हो। तो ये चीज़ को ध्यान से समझना कि पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, मेंस की तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आपको प्री एग्जामिनेशन देने के बाद मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको GA कैसे कवर करना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप IBPS और SBI का पेपर देने जा रहे हो तो GA के फॉर्मेट को क्रैक करने की कोशिश करो। IBPS और SBI में RBI और बैंकिंग से काफ़ी हद तक न्यूज़ पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहो। प्रीवियस पेपर को एक बार देख लो कि एग्जामिनर ने किस तरह का पेपर सेट किया था और उस हिसाब से GA तैयार करो। GA के लिए मैंने बहुत ही अच्छा, पिछली वीडियो आप जाके देख लेना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि GA आप कैसे तैयार कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप RRB को देने जा रहे हो तो RRB हर एक सेक्टर से हर एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक्सरसाइज से पूछता है, राइटर से पूछता है, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ से RRB एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो RRB के लिए भी आप सेक्टर वाइज नोट बना सकते हो। तो सबसे पहले GA को, एग्जामिनर के माइंडसेट को आप क्लियर करने की कोशिश करो। जब आप एग्जामिनर के माइंडसेट को क्लियर कर लेते हो, कैसे कर पाओगे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखो और एनालिसिस करो कि इन्होंने पेपर कैसा सेट किया हुआ था, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, कितने स्टैटिक्स से आए थे और कितने आपके बैंकिंग इंडस्ट्री से आए थे। तो इन सबको आप अच्छे से कैरी करो, क्लियर करो, एनालिसिस करो और फिर जाके GA तैयार करो। तब आपका जो प्री के साथ साथ आपकी तैयारी मेंस की भी होती रहती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन आपका प्री क्लियर होता है आप उसी दिन से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हो, आपका मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है। दिक्कत सिर्फ इसी बात की है कि प्री एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट का जब लोग वेट करते हैं, तो जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है और उनका
प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। तो क्योंकि उन्होंने पीछे कभी भी करंट अफेयर को दोहराया नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन वो जीए पढ़ने में लगा देते हैं। 80 से 90% लोग दिन भर जीए रटते हैं और जब वो वहाँ पेपर को फेस करने जाते हैं तो वहाँ वो फेल हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना है, करंट अफेयर्स को ध्यान से देते चलना है, इंग्लिश के एडिटोरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, क्विजेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तब जाके आपका क्या होता है कि जिस दिन प्री एग्जामिनेशन आप दे के आए उसी दिन से मेंस मॉक देना शुरू कर देते हो, तो वो हर दिन का मेंस मॉक जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। मेंस मॉक टेस्ट आप जब भी दीजिए, सुबह में मॉक टेस्ट दीजिए, शाम को एनालिसिस कर लीजिए बढ़िया से, एकदम अच्छे से, जो जो प्रॉब्लम है उसको कैलकुलेट कीजिए, छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए, तब कहीं जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक एनालिसिस की क्वालिटी को डेवलप कीजिए कि आपकी कमी क्या है, एग्जामिनर किस में इंटरेस्टेड हैं, क्या पैटर्न रहा है पिछले 2 सालों से, इन चीज़ों को कैरी करिए, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तब जाके आपको एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो आप। एक कहावत बहुत फेमस है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की तरह नहीं, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, तब कहीं चोर पकड़ाता है। तो ठीक इसी तरह आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक एस्पिरेंट की तरह नहीं, एक एग्जामिनर की तरह सोचना चाहिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो जीए में कैसा क्वेश्चन देता। तो इस चीज़ को खुद में खुद महसूस कीजिए, प्रीवियस पैटर्न्स को देखिए, समझिए और फिर उस हिसाब से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे और तब आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आई होप कि अब आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। और भी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। इस वीडियो में मैंने आपको प्री अलॉन्ग विद मेंस कैसे क्लियर किया जाए अच्छे से बता दिया है। चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।